गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। अमित स्टडी पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज जो देश एक वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, उसके चलते मेरा आपको केवल एक ही संदेश है दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, हमारी जो स्पेशल सीरीज क्लास चल रही है यूपी टेट और सी टेट से संबंधित, उसके अंतर्गत मैंने काफ़ी थ्योरीज के बारे में आपसे डिस्कशन किया और अब आगे इसी क्रम को जारी रखते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं आज के इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ। दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम आज की क्लासेस शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम गैनीज थ्योरी पढ़ते हैं, रॉबर्ट गैनी का पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि रॉबर्ट गैनी का पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत क्या है। गैनी का पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो गैनी ने क्या कहा है? गैनी के अनुसार अधिगम मानव की क्षमता में एक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन है जिसको मनुष्य अपने अंदर धारण कर सकता है। यानी कि मानव अधिगम जो है, मानव की क्षमता में एक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन है जिसको मनुष्य क्या कर सकता है? अपने अंदर धारण कर सकता है। उनके अनुसार सीखना व्यक्ति के मस्तिष्क के भीतर घटित होने वाली प्रक्रिया है, जिसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? जैविक क्रियाओं से, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिएगा, गैनी ने जो अपनी अधिगम प्रक्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? गैनी ने अपनी अधिगम प्रक्रिया के टोटल 8 प्रकार बताए हैं। उन्होंने पहला जो अधिगम का प्रकार बताया है वो क्या बताया है? संकेत, सिग्नल लर्निंग। इस स्तर पर व्यक्ति किसी सामान्य संकेत के प्रति अनुक्रिया करता है। संकेत अधिगम के विशिष्ट उद्दीपकों के लिए विशिष्ट अनुक्रिया की जाती है। यानी कि सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने बताया है सीखने का, वो क्या बताया है? संकेत के प्रति अनुक्रिया। ठीक है, सामान्य संकेत के प्रति अनुक्रिया और विशिष्ट उद्दीपकों के लिए विशिष्ट अनुक्रिया। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो बताया है इन्होंने, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। यानी कि दोस्तों देखा होगा आपने कि जब हम किसी की उत्तेजना बढ़ाते हैं तो क्या होगा? उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने से वह क्या करेगा? वह उस कार्य को सीख लेगा। जितनी ज्यादा जो है हम उसकी उत्तेजना बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगा? अनुक्रिया होगी और उतनी ही ज्यादा उसका सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड जो स्टेप इन्होंने बताया है सीखने का, वो बताया है इन्होंने चेन लर्निंग। यानी कि एक क्रम में उपस्थित करना, यानी कि किसी भी उद्दीपक अनुक्रिया को निरंतर एक क्रम से उपस्थित करना क्या कहलाता है? श्रृंखला अधिगम कहलाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और चौथा जो इन्होंने बताया है दोस्तों, वो बताया है इन्होंने शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान को शाब्दिक रूप प्रदान कर किसी भी वस्तु से संबंध स्थापित करने का कार्य शाब्दिक साहचर्य सीखने के अंतर्गत आता है। इससे क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी भी ज्ञान को शाब्दिक रूप प्रदान करके जो है किसी वस्तु से संबंध स्थापित करते हैं तो क्या होता है दोस्तों? इस द्वारा जो सीखी हुई वस्तु है उसको वो क्या होती है? स्थायित्व हो जाती है, यानी कि स्थिर हो जाती है। आगे देखिएगा, विभेदात्मक अधिगम। विभेदात्मक अधिगम के जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विभेदात्मक यानी कि तुलना करना। यानी कि जब हम 2 या 2 से अधिक उद्दीपकों और उत्तेजनाओं में सीखे हुए काम में भेद कर सकते हैं, तो
तो यह क्या कहलाता है? यह है विभेदात्मक अधिगम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए जैसे दो रंगों में भेद करना कि कौन सा रंग काला है और कौन सा नीला है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने छठा जो प्रत्यय अधिगम का स्टेप बताया है वो बताया इन्होंने प्रत्यय अधिगम। ज्ञानी के अनुसार जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय अधिगम कहते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। प्रत्यय अधिगम को क्या होता है दोस्तों? व्यापक रूप से सीखा जाता है, न कि केवल ऊपरी सतह का ज्ञान सीखा जाता है। इससे जो है जब हम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे तो क्या होगा कि अधिगम जो है व्यापक रूप से उसे समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि उसके अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम केवल ऊपरी सतह का ज्ञान नहीं सीखेंगे, इससे जो है इसके अंदर तक की जो बेसिक अंदर तक की जो अर्थ है उसको समझ करके जो है लर्निंग करेंगे। ठीक है, और सातवां जो स्टेप बताया है इन्होंने नियम अधिगम। तो नियम अधिगम के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है कि इसमें जो है हम नियम को सीखते हैं और क्या कहते हैं? नई परिस्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जो है नियम अधिगम में कम समय में ज्यादा सीख सकते हैं, यानी कि नियम अधिगम के द्वारा जो है हम कम समय में ज्यादा सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम गणित, विज्ञान तथा व्याकरण के नियम को अधिगम में प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम गणित और विज्ञान और व्याकरण के जो नियम होते हैं उनको हम किस चीज में प्रयोग करते हैं? नियम अधिगम में। आठवां है समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है दोस्तों, समस्या समाधान अधिगम से क्या तात्पर्य है दोस्तों? जब किसी कॉन्सेप्ट में कोई समस्या आ जाती है तो क्या होता है? उसका समाधान करना ही समस्या समाधान है, यानी कि किसी संप्रत्यय में आई हुई समस्या का समाधान करना ही समस्या समाधान है। यानी कि किसी कॉन्सेप्ट में मान लीजिए कोई समस्या आ गई और हमने उस समस्या का समाधान कर लिया तो ये क्या कहलाया? समस्या समाधान अधिगम। जैसे किसी गणित में जो कोई सवाल नहीं निकल रहा तो हम क्या कहते हैं? उसको हल करने के लिए समाधान ढूंढते हैं। तो ये दोस्तों जो है रॉबर्ट गेनी ने एक शंकु के माध्यम से जो है अपनी स्टेप बताए हैं लर्निंग की। तो ये वही स्टेप है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की, यानी कि पहले नंबर पे उन्होंने संकेत बताया, संकेत द्वारा लर्निंग। दूसरा बताया उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा श्रृंखला अधिगम और चौथा शाब्दिक सहचार्य अधिगम। पांचवा विभेदात्मक अधिगम। छठा प्रत्यय अधिगम और सातवां नियम अधिगम। आठवां जो है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा रॉबर्ट गेनी की लर्निंग थ्योरी। और इसी सीरीज को आगे चलते हुए अब हम सीखते हैं टोलमैन, जो कि एक विशेष महत्वपूर्ण थ्योरी है और सीटेट, विशेषकर सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। इसको जो है अन्य नाम क्या है इसका? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। दोस्तों टोलमैन ने जो है दो प्रकार का अधिगम बताया है। उन्होंने कहा है कि अधिगम जो है दो प्रकार से होता है। तो उन्होंने पहला जो बताया है वो बताया है चिन्ह अधिगम। टोलमैन का विश्वास था कि लक्ष्य को जाने वाले मार्ग को सीखा जाता है, अनुक्रियाओं को नहीं। यानी कि हमारा जो लक्ष्य है उसमें जो मार्ग जाता है उसको सीखा जाता है, अनुक्रियाओं को नहीं। हम अर्थ सीखते हैं, गतियां नहीं। ठीक है, हम उन चिन्हों की सहायता लेते हैं जो अर्थ सिखाते हैं, यानी कि जो हम जो है क्या कहते हैं, उन चिन्हों की सहायता लेते हैं जो हमें अर्थ सिखाते हैं। ठीक है, हम केवल अर्थ सीखते हैं, गतियां नहीं। ठीक है, इस तरह के अधिगम में हम चिन्हों को पहचानते हुए क्या कहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो अधिगम बताया है इन्होंने वो बताया है गुप्त अधिगम। तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि यह एक ऐसा अधिगम है जो गुप्त होता है, अर्थात जो दिखाई नहीं देता, परंतु कई परिस्थितियों में हम उसे स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपने देखा होगा एक पजल बॉक्स होता है, तो हम क्या कहते हैं, भूल भुलैया के खेल में जब हम एक बार रास्ता ढूंढ लेते हैं तो
बार बार क्या कहते हैं, हम रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो यह क्या हुआ, यह गुप्त अधिगम हुआ। तो टॉलमैन ने जो है गुप्त अधिगम का जो प्रयोग किया था वो चूहे पर किया था। आगे देखिएगा, टॉलमैन प्रणाली की संरचना, यानी कि टॉलमैन प्रणाली की संरचना में जो है इन्होंने 6 प्रकार के अधिगम का उल्लेख किया है। पहला जो अधिगम बताया है इन्होंने, कैथेक्स। कैथेक्स क्या होता है दोस्तों, जब चालक और लक्ष्य के बीच में होने वाला धनात्मक या ऋणात्मक संबंध ही, जब जो है चालक और लक्ष्य के बीच में धनात्मक और ऋणात्मक संबंध होता है तो वह क्या कहलाता है, कैथेक्स कहलाता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं इसको। मान लीजिए कोई बच्चा प्यासा है तो वह क्या करेगा, वह चालक और पानी के बीच में क्या कर लेगा, संबंध बना लेता है। चूंकि पानी से जो है उसकी प्यास बुझती है तो क्या होता है, उसे धनात्मक कैथेक्स कहते हैं। और मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो गिरने के डर से बेड पर नहीं चढ़ता, यानी कि उसे ये डर रहता है कि अगर मैं बेड पर चढ़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग सकती है। तो यह कैसा कैथेक्स हुआ, यह ऋणात्मक कैथेक्स हुआ। आगे देखिएगा दोस्तों, समतुल्य विश्वास। समतुल्य विश्वास क्या है दोस्तों, लक्ष्यों तथा उपलक्ष्यों के प्रति उपस्थित संबंधों के ज्ञान को समतुल्य विश्वास अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी कि लक्ष्य तथा उपलक्ष्यों के प्रति उपस्थित संबंधों के ज्ञान को समतुल्य विश्वास अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रपति आशाएं। क्षेत्रपति आशाएं क्या है, ये सीखने के वो चिन्ह हैं जिनसे व्यक्ति छोटे रास्तों का प्रयोग करता है, यानी कि क्या कहता है, छोटा मार्ग ढूंढता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ना, छोटा मार्ग ढूंढता है। आगे देखिएगा, आगे है क्षेत्र ज्ञान विधियां। ये आंशिक रूप से आंतरिक योग्यताओं पर निर्भर करती हैं और क्या करती हैं, आंशिक रूप से पूर्व क्षेत्र प्रत्याशाओं पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों। और 5वां है चालक विभेदकता। चालक विभेदकता वही है जिसमें जो प्राणी विभिन्न चालकों में विभेद करना सीखता है। गामक प्रतिमान। गामक प्रतिमान क्या है, इसका जो संबंध है प्रस्तुत स्थिति में काम करते हुए किसी कार्य की प्राप्ति के साथ है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, ये थी हमारी टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीटेट एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों ही थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियो में प्रयास करता हूं कि कोई भी ऐसा स्टेप ना छूटने पाए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं जो है आने वाली वीडियोस में और बेहतर